मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है। ऑक्सिलरी लाइट्स लगा रखी हैं, उसमें भी सेंटर स्टैंड भाई हमें कंपनी फिटेड मिलता है, ये एक ड्रॉबैक है। और जो स्पोर्ट सेटिंग है उसके अंदर भी हमें क्लिक्स मिलते हैं और अभी एक्सेसरी अवेलेबल नहीं है। KTM अच्छा काम कर सकती थी बट उन्होंने नहीं किया। इसका कुछ एक्सटेंशन जरूर बनाना चाहिए था जो इस हेडलाइट को कवर कर लेता, उनसे बेटर परफॉर्म करता है। अनटिल अनलेस मुझे नहीं लगता कि आफ्टर मार्केट कोई भी हमें विंडशील्ड लगाने की ज़रूरत है। एंड थम्स अप टू KTM। वेल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों रफली मुझे 1 महीना हो चुका है बाइक को लिए हुए, और इस 1 महीने में मैंने बाइक को जितना भी चलाया ना, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि ब्रांड के फोकस में नहीं आए या ब्रांड ने उन पॉइंट्स पे फोकस नहीं किया, जिस वजह से हमारा जो ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस है ना वो काफ़ी हद तक ख़राब होता है और हमारा जो एक ओनरशिप कॉस्ट है वो भी थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। बट एट द सेम टाइम कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे ब्रांड ने बहुत ही अच्छे से फोकस किया है और उसी रीज़न से हमारा जो ओनरशिप कॉस्ट है वो भी कंट्रोल में रहता है और जो हमारा ओनरशिप एक्सपीरियंस है ना वो भी काफ़ी हद तक बेहतर होता है। तो दोनों चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा और बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर फ्रंट में बात करें तो आप लोग देख सकते हो कि ब्रांड ने हमें जो विंडशील्ड दी है काफ़ी टॉल डिज़ाइन और बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्रांड ने इसे डिज़ाइन किया और कहीं ना कहीं इनकी जो डकार रैली में बाइक्स यूज़ होती हैं उससे इंस्पायर्ड है और विंड को बहुत ही प्रॉपर तरीके से डिफ्लेक्ट करती है और जो राइडर का एक राइडिंग एक्सपीरियंस होता है ना उसे काफ़ी बेटर बनाती है। और आई थिंक इसी तरीके की एक विंडशील्ड रिक्वायर्ड होती है एक एडवेंचर टूरिंग बाइक में, और मुझे नहीं लगता कि आफ्टर मार्केट कोई भी हमें विंडशील्ड लगाने की ज़रूरत है और ये मोर देन एनफ काम करेगी, सफिशिएंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रांड ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से काम किया है और हमारा यहाँ पे जो ओनरशिप कॉस्ट है ना वो कंट्रोल में रहता है कहीं ना कहीं, बिकॉज हमें ब्रांड से ही इतनी अच्छी विंडशील्ड मिल रही है जो इतने अच्छे से काम कर रही है, प्रॉपर फंक्शनैलिटी है उसकी। तो कहीं ना कहीं हमारे जो पैसे हैं वो सेव हो जाते हैं। तो यहाँ पे ब्रांड के लिए थम्स अप। और दोस्तों यहीं से अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए तो आप लोग देख सकते हो हमारा हेडलाइट यूनिट है जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है, बट कहीं ना कहीं ये नेकेड है तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि जब भी हम इसको लेके बाइक को रोड पे निकलेंगे एंड स्पेशली हाईवेज़ पे तो जो कंकड़ पत्थर होते हैं ना वो इसको हिट कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि ये डैमेज भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी को जैसे ये विंडशील्ड उन्होंने डिज़ाइन करी है इसका कुछ एक्सटेंशन ज़रूर बनाना चाहिए था जो इस हेडलाइट को कवर कर लेता, सो दैट हमें कुछ एक्स्ट्रा परचेज़ नहीं करना पड़ता और यहाँ पे हमारा जो ओनरशिप कॉस्ट है ना वो कंट्रोल में रहता, कहीं ना कहीं इन चेक रहता। तो ये है, अब हमें क्या करना होगा कि इसके लिए आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज देखनी पड़ेंगी और आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज में भी जो ग्रिल आती है ना वो इस तरीके से डिज़ाइन होती है या उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो इस तरीके से होता है कि जो हमारे प्रोजेक्टर के आगे का एरिया होता है ना भाई वो पूरा हॉलो होता है और वो हॉलो रखना भी पड़ेगा, नहीं तो जो इसका थ्रो है लाइट का वो कहीं ना कहीं ख़राब होगा। बट जो प्रोटेक्शन है ना वो 100% हमें नहीं मिल पाती, तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो ओनरशिप कॉस्ट है ना उसको इंक्रीज़ कर देता है। क्योंकि वो जो ग्रिल है ना भाई मैंने ऑनलाइन चेक करी थी 1500-2000 के राउंड अबाउट आती है और सर्विस सेंटर में भी मैंने पूछा था कि इसकी कोई एक्सेसरीज़ अवेलेबल हैं या नहीं, तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि भाई अभी एक्सेसरी अवेलेबल नहीं है एंड इट विल टेक सम टाइम, और इसकी एक आगे फ्रंट प्रोटेक्शन या विंडशील्ड कुछ भी कह लो मिलेगी या इसका एक्सटेंशन आएगा। तो देखते हैं क्या कैसा रहेगा, बट एज ऑफ नाउ ये एक ड्रॉबैक है जिस पे कंपनी को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए था। और दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें ना तो आप लोग को पता ही होगा कि ब्रांड ने इंडिया के अंदर KTM एडवेंचर 390S को लॉन्च किया है और इसके ऊपर भी एक मॉडल आता है KTM 390 एडवेंचर R, और उसमें जो फ्रंट में यहाँ पे ऑक्सिलरी लाइट्स लगा रखी हैं ना तो वो देखने में काफ़ी बढ़िया लग रही थी और ओवरऑल बाइक की लुक को वो काफ़ी ज़्यादा एनहेंस करती है। तो ब्रांड एटलीस्ट इतना तो कर सकती थी कि अगर उन्होंने लाइट्स नहीं दी कि यहाँ पे ना उसके माउंटिंग पॉइंट्स हमें दे देते, सो दैट जो भी लोग आफ्टर मार्केट उसको लगाना चाहते हैं या फिर एज एन एक्सेसरी ब्रांड ही उसको ऑफ़र कर देती, सर्विस सेंटर में जाके हम लगवा पाते एज एन एक्सेसरी। बट हमें ना माउंटिंग पॉइंट्स दिए हैं ना हमें एज एन एक्सेसरी वो फॉग लाइट्स मिलती हैं। अब यहाँ पे होगा क्या कि हम लोग या तो ड्रिल करेंगे या फिर कुछ अलग दूसरा जुगाड़ देखेंगे जिसमें हम लाइट्स को लगा पाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि ड्रॉबैक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ब्रांड को थोड़ा फोकस करना चाहिए था, सो दैट जो एक ओनरशिप एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा था ना कहीं वो बेहतर हो पाता। बट ठीक है, अब जो भी है जैसा भी आफ्टर मार्केट हम लगवा लेंगे। तो दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें ना तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे फ्रंट में जो सस्पेंशन है ना उनकी प्रोटेक्शन के लिए ब्रांड ने हमें ये प्रोटेक्टर दिया है। चाहे हम ऑफ रोड जाए या हाईवेज़ पे हो, प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छे तरीके से ये कर पाते हैं। बट इसमें ब्रांड ने हमें क्या करा कि ये ब्लैक इन कलर दिए जो कि हमारी ओवरऑल बाइक की जो लुक है ना उसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करते, और ये मैंने आफ्टर मार्केट रैप करवाया जिस वजह से ये इस तरीके की कुछ लुक आ रही है। और आप देख सकते हो क्लियरली कि जो ओवरऑल लुक है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है, पहले से काफ़ी बेहतर लग रही है बाइक। तो मुझे ऐसा लगता है कि
कि ब्रांड को ये वाइट इन कलर देने चाहिए थे, और अगर नहीं भी दे रहे थे ना तो एज एन एक्सेसरी वो इसे प्रोवाइड करवा सकते थे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जो ये रैप करवाया ना ये ख़राब हो रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे अब यहाँ पे ना एक कट लगवाना पड़ेगा एजिस पे, सो दैट ये और ना छूटे और ये थोड़ा सा पोर्शन अब ब्लैक दिखेगा। तो यहाँ मुझे लगता है कि ब्रांड अगर वाइट इन कलर ये दे देती इवन एज एन ऑप्शन तो ये काफ़ी बेटर रहता, ताकि जो भी लोग इसे परचेज़ करना चाहते हैं और अपनी बाइक की ओवरऑल लुक को एनहेंस करना चाहते हैं ना वो इसे परचेज़ कर पाते। तो यहाँ पे ब्रांड थोड़ा फोकस कर सकती थी। और दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें ना तो आप लोग देख सकते हो जो अपना रेडिएटर गार्ड है ना ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्रांड ने डिज़ाइन करके दिया है। और अगर आप ध्यान से देखो तो जो इसके ये फिन्स है ना ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनका क्या काम है कि ये एयर को बहुत ही बढ़िया तरीके से रेडिएटर पे थ्रो कर पाते हैं, एंड एट दी सेम टाइम जो कंकड़ पत्थर टायर से लग के इधर पीछे को आते हैं ना तो ये उनसे भी बहुत बढ़िया तरीके से प्रोटेक्ट कर पाता है। और कंपनी ने प्रॉपर R&D करी होती है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो कंपनी फिटेड ये स्टॉक रेडिएटर गार्ड आता है ना ये भाई आफ्टर मार्केट रेडिएटर गार्ड जो कि स्टेनलेस स्टील के होते हैं, CNC कटिंग में आते हैं, उनसे बेटर परफॉर्म करता है अनटिल अनलेस आप ऑफ रोड नहीं जाते फ्रीक्वेंटली। बिकॉज जो लोग ऑफ रोड जाते हैं ना उनका फिर भी एक बार ये है कि उनको लगवा लेनी चाहिए, बिकॉज जो कंकड़ पत्थर है ना ऑफ रोड में वो काफ़ी ज़्यादा हिट करते हैं रेडिएटर को। तो इन दैट केस वो और अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएगा। बट 90% जो राइडर्स है ना वो इस बाइक को भाई हाईवेज़ पे ही चलाने वाले हैं या सिटी में, तो मुझे नहीं लगता कि उनको आफ्टर मार्केट रेडिएटर गार्ड परचेज़ करने की ज़रूरत है। बिकॉज उनका जो कॉस्ट है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, 2,500-3,000 हज़ार रुपये के रेडिएटर गार्ड मैंने देखे हैं ऑनलाइन। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रांड ने इस पर काफ़ी अच्छे से काम किया और कहीं ना कहीं ये सफिशिएंट है, और रेडिएटर इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रोटेक्टेड भी रहता है और काम भी बहुत अच्छे से करता है। और दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें ना तो आप लोग देख सकते हो कि ये बैश प्लेट हमें कंपनी फिटेड मिलती है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इसका भी सेम सिनेरियो है जैसा रेडिएटर गार्ड का है कि ब्रांड ने जो बैश प्लेट हमें दी है ना वो 90% जो राइडर्स हैं वो इस बाइक को क्योंकि हाईवे पे चलाएंगे और ऑफ रोड नहीं करने वाले या माइल्ड ऑफ रोड लेके जाएंगे, तो ये बैश प्लेट सफिशिएंट है। और आफ्टर मार्केट बैश प्लेट जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती है, इसका भी प्राइस लगभग 3 से 4 हज़ार के बीच है, ऑनलाइन मैंने चेक करा था। तो इस तरीके की बैश प्लेट में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करे तो बेटर है। बट जो लोग ऑफ रोड जाते हैं फ्रीक्वेंटली या जो लोग इस बाइक को पर्पसफुली इस तरीके से ले रहे हैं कि वो ऑफ रोड बाइक को ज़्यादा लेके जाएंगे, तो वो लोग डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हैं। बिकॉज उस केस में क्योंकि कंकड़ पत्थर ज़्यादा लगते हैं, उनका जो सस्पेंशन है वो बॉटम आउट हो सकता है, और जो राइडिंग कंडीशंस होती है ना वो इस तरीके की नहीं होती कि ये जो बैश प्लेट हमें कंपनी फिटेड मिल रही है ये प्रॉपरली काम कर पाए। और चांसेस काफ़ी होते हैं कि हमारी जो बाइक है ना वो नीचे से हिट कर सकती है, तो वो लोग अगर उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए वो एक फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट है। अदरवाइज़ जो ब्रांड हमें ये बैश प्लेट दे रही है ना मुझे ऐसा लगता है कि ये सफिशिएंट है और ओवरऑल हमारे इंजन को ना बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रोटेक्ट कर पाती है। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि ब्रांड ने एकदम ठीक काम किया है, क्योंकि ब्रांड को भी इतना पता होता है कि जो बाइक है ना वो कितने लोग हैं जो कि ऑफ रोड लेके जाएंगे और कितने लोग हैं जो उसको हाईवे पे चलाएंगे। तो यहाँ पे ब्रांड ने बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया है, तो यहाँ पे ब्रांड के लिए थम्स अप। दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें ना तो वो है ये फ़ोन होल्डर की प्लेसमेंट जो ब्रांड ने हमें दी, और मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर प्लेसमेंट दे सकता था ब्रांड हमें ठीक डिस्प्ले के ऊपर। तो यहाँ पे जब भी हम अपना फ़ोन होल्डर इंस्टॉल करा लेंगे और GPS यूज़ करेंगे ना फ़ोन लगा के, तो आप लोग देख सकते हो कि जो राइडर है ना उसको किस तरीके का व्यू मिलेगा। जो GPS वो यूज़ कर रहा होगा ना वो ठीक डिस्प्ले के ऊपर उसको देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उसको राइड करने में काफ़ी ईजी रहेगा। बिकॉज जनरली क्या होता है कि हम हैंडल बार पे फ़ोन होल्डर इंस्टॉल करते हैं और जो GPS यूज़ करते हैं तो बार बार हमें नीचे देखना पड़ता है फिर ऊपर देखना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा अनईजी होता है और थोड़ा रिस्की भी हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम GPS देखते देखते ना सामने देखना भूल जाते हैं। तो अब अगर डिस्प्ले के सामने ठीक ऊपर इस तरीके से प्लेसमेंट होगी तो हमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी और हम रिस्क फ्री बाइक को चला पाएंगे, और इस वजह से जो एक राइडर का एक्सपीरियंस है ना वो काफ़ी बेटर हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है, एंड थम्स अप टू KTM। दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है सेंटर स्टैंड, जो कि इस बाइक में कंपनी फिटेड हमें नहीं मिलता है और एज एन एक्सेसरी मिलेगा। मैंने सर्विस सेंटर में बात करी थी, बट वो एक्सेसरी भी एज ऑफ नाउ सर्विस सेंटर में अवेलेबल नहीं है। जनरली एडवेंचर बाइक्स में हमें जो सेंटर स्टैंड है वो मिलता है, बट यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा। और अगर एक चीज़ पे आप फोकस करो ना तो हिमालयन 452 जो कि इसकी डायरेक्ट राइवल है, इससे 70,000 कम कॉस्ट करती है, बट उसमें भी सेंटर स्टैंड भाई हमें कंपनी फिटेड मिलता है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। तो मुझे ऐसा लगता है
है कि KTM को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था और सेंटर स्टैंड हमें प्रोवाइड करना चाहिए था। बट ठीक है, कोई बात नहीं, वेट कर रहे हैं, जब भी सेंटर स्टैंड अवेलेबल होगा तो हम डेफिनेटली बाइक में लगाएंगे। क्योंकि भाई एडवेंचर बाइक ली है तो लॉन्ग टूरिंग करेंगे, ऑफ रोड जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारी चेन है जब उसे हम क्लीन करेंगे, ल्यूब करेंगे, तो सेंटर स्टैंड वहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि सेंटर स्टैंड देना चाहिए था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें ना, जिस पे मुझे लगता है कि ब्रांड ने बहुत अच्छे से फोकस करा है, वो है भाई जो वो ये एडजस्टेबिलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं ना फ्रंट सस्पेंशन में। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे क्लिक्स अवेलेबल हैं और ये दोनों कंप्रेशन और रिबाउंड में काम करते हैं। तो दोस्तों आप भी इस बात से कहीं ना कहीं एग्री करोगे कि 90 to 95% जो राइडर्स हैं ना, उनको नहीं पता होगा कि ओवरऑल अपने बेटर राइडिंग एक्सपीरियंस के लिए किस तरीके से इन क्लिक्स को हम यूज़ करें। तो उसकी हेल्प के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि ब्रांड ने हमको अंडर सीट यहाँ पे प्रोवाइड करा है कि किस तरीके से हम सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप ये देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंफर्ट में, कंप्रेशन में 17 क्लिक हैं, रिबाउंड में 20 क्लिक हैं, और जो हमारा रियर शॉक है उसके लिए भी इन्होंने दिया है रिबाउंड और प्रीलोड एडजस्टर। तो कंफर्ट में ये सेटिंग्स रख सकते हैं। बेसिक सेटिंग्स हमारी कुछ इस तरीके से हो गई, और जो स्पोर्ट सेटिंग है उसके अंदर भी हमें क्लिक्स मिलते हैं, और मैक्स पेलोड के लिए भी हमें सेटिंग्स मिलती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रांड ने काफ़ी अच्छा काम करा है ये बेसिक सेटिंग्स हमें प्रोवाइड करके। तो बाय द टाइम जब तक एक राइडर एक्सपर्ट नहीं हो जाता इन क्लिक्स को यूज़ करने में कि किस तरीके से वो इन्हें यूज़ कर सकता है फॉर अ बेटर राइडिंग एक्सपीरियंस, तब तक वो इन सेटिंग्स को यूज़ कर सकता है और बाइक को चला सकता है। तो ये कंपनी ने मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा काम करा है ये सेटिंग्स देके। तो दोस्तों ये कुछ मेरी ऑब्जर्वेशन थी जहाँ पे मुझे लगता है कि ब्रांड ने काफ़ी अच्छे से काम करा, एंड एट दी सेम टाइम कुछ पॉइंट्स ऐसे भी थे जहाँ पे ब्रांड और बेहतर काम कर सकती थी, सो दैट हमारा जो ओनरशिप एक्सपीरियंस है वो और बेहतर किया जा सकता था, और जो ओनरशिप कॉस्ट है उसे कंट्रोल में रखा जा सकता था। तो आपकी क्या ओपिनियन है इस पर, आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे फिर दोबारा एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।